नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश चुनाव के अब 6 से 8 महीने रह गए हैं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपना नया मंत्रिपरिषद बनाया है तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश को इसमें क्या मिला। जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी, मोदी की नई टीम में यूपी के लिए सियासी संदेश और संकेत दोनों हैं। कल शपथ लेने वालों में 7 चेहरे उत्तर प्रदेश के रहे और सभी का सोशल बैकग्राउंड ऐसा है जो यूपी की राजनीति के लिए काफी ज्यादा अहम है। और इतना ही नहीं, अब जो मोदी की पूरी नई टीम है उसमें भी ओबीसी, एससी और एसटी चेहरों की भरमार है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने न सिर्फ यूपी बल्कि आने वाले हर एक चुनाव के लिए अपना सोशल इंजीनियरिंग कार्ड खेल दिया है। इसीलिए आज दंगल में हम सवाल पूछेंगे कि क्या मंत्रिपरिषद का गठन आने वाले चुनावों, खासकर यूपी में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। यूपी के वास्ते, मंत्रिमंडल के रास्ते। बहस शुरू करें उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम बनाई है तो उसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। इन्हीं में से एक संदेश है 2022 के यूपी चुनाव का। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल, मैं पंकज चौधरी, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, मैं कौशल किशोर, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मैं बीएल वर्मा, मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बुधवार को शपथ लेने वाले 43 में से 7 मंत्री उत्तर प्रदेश के और इससे पहले यूपी से सिर्फ एक मंत्री की छुट्टी हुई थी। यूपी से शपथ लेने वाले 7 मंत्री राज्य मंत्री स्तर के हैं, लेकिन यूपी का क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधा गया। यूपी के 7 नए मंत्रियों में 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। अपना दल ने हमेशा वंचित, शोषित, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई लड़ी है। उसके लिए हमने संसद में संघर्ष किया है, सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया है और आगे भी हमारा ये संकल्प जारी रहेगा। ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद वो ऐसे तो पूरे देश का है, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक ऐसा गुलदस्ता पेश किया है। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का फूल, हर प्रकार की। उत्तर प्रदेश ने 2014 से ही हर एक चुनाव में बीजेपी को अपना बड़ा जनादेश दिया है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद में यूपी की भागीदारी भी बम्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यूपी से सरकार में 15 चेहरे शामिल हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं, यानी सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 यूपी से हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी भी उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं। महेंद्र नाथ पांडे की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में है। मुख्तार अब्बास नकवी सांसद तो झारखंड से हैं, लेकिन रहने वाले यूपी के हैं। यही नहीं, मोदी की नई टीम में कुल 27 ओबीसी चेहरे हैं, यानी कमंडल की राजनीति से आगे बढ़ी बीजेपी ने अब मंडल को पूरी तरह अपना लिया है, जो यूपी चुनाव के लिए बड़ा संदेश है। वैसे भी यूपी से जो नए मंत्री आए हैं उनमें से पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल कुर्मी समाज से हैं, जबकि कौशल किशोर पासी समाज से हैं। इसके अलावा भानु प्रताप कोरी समाज के हैं, बीएल वर्मा लोधी समाज से आते हैं, एसपी सिंह बघेल पाल समाज के हैं, सिर्फ अजय कुमार ब्राह्मण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष से केंद्र में काम कर रही है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही एक विजन वाले मिनिस्टर हैं, जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उसके बहुत अच्छे परिणाम। हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हर चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यूपी सरकार का विस्तार जल्द हो सकता है और वहां से भी चुनावी संदेश निकल सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि मोदी सरकार में जगह ना पाने वाली निषाद पार्टी का गुस्सा उजागर हो चुका है। अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभावित करने वाले जो है निषाद बाहुल्य सीटें हैं और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। इन नाराजगियों के बीच सवाल ये कि मंत्रिपरिषद विस्तार के जरिए यूपी को दिए संदेश से बीजेपी को फायदा होगा। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार में ओबीसी दांव क्या जिताएगा चुनाव, ऐसे मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं।
अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से नुपुर शर्मा कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। इन सभी से बहस की शुरुआत करें उसके पहले सबसे पहले नियम बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को 1.5 मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और उसके बाद ही डिबेट ओपन होगी। सबसे पहले अभय दुबे, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मंत्रिमंडल विस्तार कैसा लगा नरेंद्र मोदी सरकार का? और उत्तर प्रदेश पर खास ध्यान रखा गया है। जिन 7 नए चेहरों को तवज्जो दी गई है उनमें 3 ओबीसी, 3 SC/ST और 1 ब्राह्मण चेहरा। बीजेपी तो फुल तैयारी में है उत्तर प्रदेश के, कहां है कांग्रेस पार्टी? देखिए, जो मंत्री दरबदर किए गए उनके प्रति हमारी सद्भावना, और जो नए मंत्रियों ने शपथ ली है उनको हमारी शुभकामनाएं। 26 जून 2019 का प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में दिया हुआ भाषण आज मुझको याद आता है। उन्होंने कहा था, ताउम्र में यही धूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। प्रधानमंत्री जी, सही वक्त है जब धूल और भूल को सुधार कर लीजिए। मैं हाथ जोड़कर सभी नवनियुक्त मंत्रियों से प्रार्थना करता हूं, मंत्री महोदय, आज देश में भराने का तेल 100 रुपए पार हो गया है, खाने का तेल 200 रुपए पार हो गया है और खाना बनाने की गैस 850 रुपए पार हो गई है। वो 24 करोड़ उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर जिसका ढोल आपने पीटा था कि मुफ्त में दिए, वो घर में पड़े, अब कोई गैस उसमें रिफिल कराने को तैयार नहीं। विश्व का सबसे युवा देश है हिंदुस्तान, उसके युवा दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं बेरोजगारी के लिए। व्यापार बंद है और मजदूरों में द्वंद है। आज किसान सड़कों पर है। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि आज ही प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 मई को जो निर्णय लिया है, दाल के इंपोर्ट को फ्री कर दिया है, जबकि 9.5 मिलियन टन फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया है, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 मिलियन टन अधिक है। उसका संज्ञान लीजिए, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे। गुजरात ने हाल ही में निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हम ड्रॉप करते हैं, क्योंकि 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने उसमें लूटे हैं। अगर आपने ये सुधार नहीं किए तो ये प्रतीत होगा कि पश्चिम बंगाल का पश्चाताप, महामारी की बीजेपी तो यही कह रही है अभय दुबे जी चुनाव की चाल कि तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश के तहत पूरे चेहरे बदल डाले गए हैं और दिग्गजों को किस तरह से हटाया गया है ये किसी से छिपा नहीं। मैं आऊंगी फिर उसी सवाल पर कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां है। चूंकि लगातार आपने तंज कसा, लेकिन खुद अपनी पार्टी के बारे में भी अगर आपको बात करना हो यूपी के लिहाज से, तो कहां पर खड़ी है इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। विशाल मिश्रा जी, अब आपका रुख करते हुए, अब की बार पिछड़ों और दलितों की सरकार ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से यूपी के संदर्भ में, इससे मिलेगी जीत 2022 में? देखिए चित्रा जी, जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का प्रश्न है, जैसा आपने कहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप मंत्रिमंडल के विस्तार को देखें तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पूरी पारदर्शिता के साथ पालन करती है, हमें वही चीज़ कल के मंत्रिमंडल के विस्तार में दिखता है। आप देखिए, जो 2014 में पीएम ने शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, प्राथमिक स्तर पर महिला सशक्तिकरण की शुरुआत की थी, कल उसका उच्चतम स्तर हमको देखने को मिलता है जब 11 महिलाएं मंत्री के रूप में सुशोभित होती हैं। यही नहीं, आप अगर देखिए तो ये पूरा इंक्लूसिव है। मतलब इंक्लूसिव कहने का मतलब सभी जातियों से लोग हैं। ओबीसी से हैं 27 लोग, 8 लोग एसटी समुदाय से हैं, 12 लोग एससी समुदाय से हैं। यही नहीं, पहली बार एक प्रोफेशनलिज्म जो होना चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए, आप देखिए उसमें 13 वकील हैं, उसमें 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 फॉर्मर सिविल सर्वेंट हैं। यही नहीं, अगर अनुभव की बात की जाए तो इनका अपने अपने क्षेत्रों में अनुभव है। 4 फॉर्मर सीएम हैं। जहां तक माइनॉरिटीज की बात की जाए तो एक मुस्लिम समुदाय से, 2 बुद्धिस्ट समुदाय से, 1 सिख समुदाय से, 1 क्रिश्चियन समुदाय से। तो आप कह सकते हो कि जो समावेशी, जो लोकतांत्रिक, वास्तव में लोकतंत्र होता क्या है, उसकी जो खूबी क्या है, वो परिवारवाद के बजाय आज सबको जब एक लेकर चला गया। और यही नहीं, अपने जितने घटक हैं, मतलब एनडीए जिससे बनती है, उन घटकों को भी बराबर का तवज्जो दिया गया और पहली बार इतिहास में इतने लोगों को ओबीसी समुदाय से मंत्री बनाया गया है। और यही नहीं, जो बनाया गया है उनके सब सेक्शन से भी एक लोगों को लिया गया है। चलिए ठीक है, लेकिन यूपी के संदर्भ में मेरा सवाल था विशाल मिश्रा जी की क्या इससे जीत मिलेगी? नुपुर शर्मा भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया, सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए पिछड़ों को काफी ज्यादा तवज्जो दी गई है। पिछड़ों की राजनीति आपकी भी समाजवादी पार्टी करती हुई चली आई है, जिसके जरिए कई बार उसने सरकार भी बनाई। इस बार गैर यादव ओबीसी चेहरों को खासा तवज्जो दिया गया है और 7 में से 3 ओबीसी चेहरों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। मंत्रिमंडल का यह विस्तार यूपी में बीजेपी का तो कराएगा बेड़ा पार, वो ऐसा दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है इसको?
देखिए, मंत्रिमंडल में चेहरे और मंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच और नियत में परिवर्तन नहीं करेगी। चेहरे बदलने से भारतीय जनता पार्टी इस देश की तकदीर नहीं बदल पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की तो राजनीति करती नहीं है, वो तो हमेशा जाति धर्म की राजनीति पे फोकस करती है। अगर उसने देश के विकास की राजनीति की होती तो आज देश हमारा कहां से कहां पहुंच गया होता। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब नहीं होती और कोविड काल में लोगों की मौतें नहीं होती और बेरोजगारी महंगाई से लोग आत्महत्या नहीं कर रहे होते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। जब तक ये नियत भारतीय जनता पार्टी नहीं बदलेगी तब तक हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। ये अपने चेहरे बदलते रहे, दिन पे दिन बदलते रहे, लेकिन उससे हमारे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को समाज के अंदर में, समाज में सद्भावना की राजनीति करनी पड़ेगी और हर समाज को आगे ले जाने की बात करनी पड़ेगी। समाज के अंदर में विघटन करके और चाहते कि हम सत्ता पाले, इसकी राजनीति करेंगे तो नहीं चलेगा। आप एक व्यक्ति पे दो व्यक्ति की तो राजनीति होती है। यहाँ पे मंत्री तो नाम मात्र के होते हैं, सारी की सारी राजनीति पीएमओ से चलती है। इन मंत्रियों के पास होगा भी क्या, ये कुछ कर भी नहीं सकते। बन तो गए, उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बना दिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, 7 मंत्री वो भी राज मंत्री बनाए गए, बना के उनको झुंझुना पकड़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, वो सब जानती है कि उत्तर प्रदेश के साथ धोखा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठी और जुमलेबाज पार्टी है, उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय और अत्याचार कर रही है। आने वाले दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में इन्होंने पंचायती चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो अत्याचार और तांडव जो सरकार ने अपनी मशीनरी का दुरुपयोग करके किया है, आने वाले दिनों में 2022 में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और बताएगी कि चेहरे आप कितने भी बदल लो, जब तक जनता की भावनाओं को आप नहीं ठीक से जीत पाएंगे, जब तक जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जनता के लिए नहीं आप सेवा करेंगे, तब तक आपका कोई बेड़ा पार होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, आपका भी 1.5 मिनट खत्म हो गया है नुपुर। ठीक है नुपुर शर्मा जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए 2022 के लिए जो फिट, क्या वही चेहरे हिट और चेहरों की फेरबदल से यूपी में मिलेगी जीत? शुरुआती कमेंट क्या है? और सभी जनता जनार्दन को थोड़ी देरी हुई मुझे जुड़ने में, लेकिन मैंने जो चीज सुनी मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जहाँ जाति और धर्म ढूंढा जा रहा है, वहाँ पे आज के अखबार में पहले पन्ने में क्या लिखा है कि जो विस्तार हुआ है उसमें अब लगाइए 13 नए वकील हैं, 6 नए डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 सिविल सर्वेंट अफसर हैं, 7 PhD हैं और 3 MBA हैं। ये सब नहीं दिखेगा। जिनकी लाल टोपी हरे कुर्ते वाला समाजवाद होता है, जिनकी नियत, उन्होंने नियत की बात करी, नियत और नीति की, जिनकी नियत में ही टोटी चुराना है, वो क्या जानेंगे भाई साहब कि सबका साथ सबका विकास और मेरिट को आगे करना, क्षमता के अनुसार किसी को आगे करना और देश चलाने का मतलब क्या होता है। आज मैं इनको सुन रही थी, धर्म ढूंढ रहे थे, मैंने सिर्फ अनुराग जी की बात सुनी, इससे पहले मैं जुड़ी हुई थी, माफी चाहती हूँ। आप अनुराग जी, मैं 2 दिन से ना एक सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिएगा। 2004 के अंदर आपकी सरकार थी, आपको पता है भली भांति आपकी सरकार ने निर्णय लिया था कि जुम्मे की नमाज के दौरान हर स्कूल, सिर्फ मदरसे में नहीं, हर स्कूल के अंदर ब्रेक दे दी जाएगी। अब चाहे बच्चा हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भी जुम्मे की नमाज में ब्रेक लेके बैठ जाएगा। फिर आपकी जब दोबारा चुनाव आए 2017 के पहले, तो आपने निर्णय ले लिया जी नहीं, हम तो ये काम करेंगे, मुस्लिम समुदाय के जितने गुनहगार गिरफ्तार हैं, युवा गुनहगार, हम उनकी रिहाई करा देंगे। क्या हिंदू, सिख, ईसाई और अन्य जाति और धर्म के लोगों को रिहा करने का आपका कोई निर्णय नहीं था? तो कृपया करके आप किस तरीके की राजनीति करते हैं सबने देख लिया। और आज आप पूछते कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला? अरे भाई, देश के माननीय प्रधानमंत्री चुन के आए उत्तर प्रदेश से, पता नहीं मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी क्या है। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब जी, आप पता नहीं कहाँ की राजनीति करते हैं। आज जिस तरीके से अखबारों में और आप लोगों ने जो दिखाया है, साफ पता चलता है कि एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का, हर वर्ग से, हर क्षमता को एक रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए। एंड ये न्यू इंडिया की डेफिनेशन है, अनुराग जी के हर एक दूसरे को नहीं समझ आएगी। ठीक है, शुरुआती 1.5 मिनट का सभी का कमेंट खत्म हो गया है और अब डिबेट में एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अनुराग भदौरिया, सीधे आपका ही रुख करते हुए उसके बाद मैं तुरंत आ रही हूँ अभय दुबे जी आपके पास। अनुराग भदौरिया, सवाल तो महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 15 चेहरों को शामिल किया गया है, बहुत खास तवज्जो दी गई है। राजनाथ सिंह वहीं से आते हैं, तमाम दूसरे भी चेहरों को भारी भरकम मंत्रालय देकर उनको आगे बढ़ाए जाने की कोशिश है, तो इससे तो परेशानी बढ़ेगी ही ना आप लोगों की 2022 के लिए। यही तो अफसोस की बात है कि इतने मंत्री और इतने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सब यहीं से आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोविड काल में लोग तड़प के लोगों की मौतें होती रही, उन्हें एक बेड तक नसीब नहीं हुआ, एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुआ। तो क्या करेंगे ऐसे मंत्रियों का लेके उत्तर प्रदेश की जनता? यहाँ जनता की बात हो रही है। और जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता आते ही उन्होंने धर्म की बात शुरू कर दी। हम लोगों ने तो जात धर्म की बात की नहीं थी, उन्होंने तुरंत लाल टोपी, हरा कुर्ता अपने ले आए कलर पे। अरे आप ये भी बताते कि समाजवादी पार्टी सरकार में एक्सप्रेस वे बना है, जिससे आपके मंत्री गाड़ी पकड़ के दौड़ के पहुंच गए थे शपथ लेने के लिए, वरना आधे मंत्री पहुंच ही ना पाते शपथ लेने के लिए अगर एक्सप्रेस में ना होता।
हमने यहाँ मेट्रो बनाई, वो भी गिना देते। आपने क्या किया? आप तो 4.5 साल की सरकार में है, हेल्थ व्यवस्था में हम तो हॉस्पिटल बना के गए थे, आपने तो डिस्पेंसरी तक नहीं बना पाई है, जिसकी वजह से लोग परेशानी में। इसलिए विकास की राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहते। आप हमेशा धर्म और जात की राजनीति खोजते रहते हैं। आपके भाषण में अगर ये धर्म नाम हटा दिया जाए, अगर ये धर्म और जाति का शब्द हटा दिया जाए, तो आप 2 शब्द में नहीं बोल पाएंगे समाज के भले के लिए, समाज की जनता के लिए। जनता के लिए तो कम से कम सोचा करो ना कि जनता को कैसे हम आगे बढ़ाएं, जनता को कैसे हम खुशहाल करें, जनता कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो, उत्तर प्रदेश या देश कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में कब बात करेंगे आप? कब बात करेंगे? सबके बीच बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो चुकी है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब सीधे नुपुर शर्मा जवाब दीजिए, क्या जाति और धर्म की ही राजनीति करती है बीजेपी? देखिए, मैं इन्हीं के इसी इल्जाम के जवाब में मैंने इनको जो 2 चीजें पूछी, इन्होंने जवाब नहीं बताया कि जुम्मे की नमाज में अन्य धर्म के बच्चों को छुट्टी क्यों, और बोलने दीजिए। अनुराग, आपने बोला है, एक बार उनका जवाब तो सुने आप। ये तरीका नहीं है। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं बोला ही नहीं। मैं दूसरी बात मैं कहूंगी चित्रा जी, इनको चुप कीजिए चित्रा जी प्लीज। दूसरी बात, इन्होंने नहीं जवाब दिया कि केवल मुस्लिम समुदाय के गुनहगारों को रिहाई क्यों जेल से, इनके पास जवाब नहीं होगा। ये इन्हीं बात का जवाब था, लेकिन मैं आगे कुछ बताती हूँ। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया कि प्रधानमंत्री के समेत 15 और मंत्रीगणों को वहां से एक रिप्रेजेंटेशन मिली है उत्तर प्रदेश से। मैंने इनकी बात सुनी कि ये सिर्फ केवल प्रधानमंत्री चलाएंगे देश को, और कौन चलाएगा? डायरेक्टली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री है भाई साहब। यहाँ ये कोई चाबी भरने वाली डॉल तो है नहीं कि जिसकी चाबी 10 जनपद के हाथ में हो, या किसी लॉबीइस्ट या किसी चंद पत्रकार के हाथ में हो, जो रेडियो टेप के अंदर ये बता के कौन सा मंत्री कौन सा पद लेगा और क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। तीसरी बात मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश की कोविड की बात करी आपने, अरे WHO और हार्वर्ड वाहवाही करते हुए थके नहीं? आपको पता नहीं बहुत गड़बड़ नजर आ रही है। ये वैश्विक महामारी केवल भारतीय या उत्तर प्रदेश की महामारी नहीं थी। और एक बात पूछूंगी, बताइएगा, नहीं आपसे एक सवाल है, अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में कितने अस्पताल बनाए? आपके कार्यकाल को मिला के उत्तर प्रदेश में इंडिपेंडेंस से केवल 12 अस्पताल बने थे। योगी जी के 4.5 साल के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज खुले। झूठ बोलना आसान होता है आंखों के साथ। नहीं जी, झूठ नहीं, पढ़ के आया कीजिए आप, आपको पता ही नहीं है। बताइए आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले, बता दीजिए। ओपन चैलेंज है, बताइए अखिलेश यादव ने कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले? यही बात देखिए, मेरे ऊपर चिल्लाने की क्योंकि तर्क नहीं है। जिनके पास तर्क नहीं होता वो सबसे ज्यादा हल्ला मचाते हैं। एमपी वेसल्स मेक मैक्सिमम नॉइज। अरे अखिलेश जी, कैंसर हॉस्पिटल बनाया लखनऊ में, सैफी में मेडिकल कॉलेज बनाया, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज बनाया, सीतापुर में हमने बनाया, अयोध्या में हमने बनाया, लखीमपुर में हमने बनाया, बदायूं में हमने बनाया, और लखनऊ के अंदर में जो पीजीआई है उसको अपग्रेड किया हमने, मेडिकल कॉलेज लखनऊ को अपग्रेड किया, और गोरखपुर में एम्स की जमीन दी, और गोरखपुर में जो बीआरटी कॉलेज है। एक करके एक बार अनुराग की बात पूरी हो जाने दें, उसके बाद आप बोलिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, मैं तो इनके ऊपर नहीं बोली, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपके मंत्री है तो क्या बचा लोगे? बलात्कार में उनके ऊपर FIR करो। ये बात बताइएगा किस तरीके से 2 गायत्री प्रजापति नाम सुना? अरे बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। उन्नाव की घटना में क्या थे, क्यों बचाते घूम रहे थे आप? जिस तरीके से कौन बचा रहा था? कौन जेल स्वामी को बचा रहा था? बताइए ना, कौन बचा रहा था किस तरीके से इसलिए आप इसे मुंह न खुलवाइए। जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया, हाथरस की बेटी के साथ अन्याय किया, रात के अंधेरे में उसको जला दिया बिना परमिशन उसके माँ बाप के, और कहते हैं कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। डीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। ये ऐसी सरकार है, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती तो बच्ची को न्याय नहीं मिलता। लखीमपुर में बच्ची के साथ क्या हुआ? उन्नाव में बच्ची के साथ क्या हुआ? लखनऊ में बच्ची के साथ क्या हुआ? सुन तो बीच में नहीं, आपको बच्चियों का, बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ वो आपको गिना रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया, और आतंकवादियों की बात मत कीजिए, आपको कंधार तक छोड़ दिया। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। नुपुर जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, और आप उसके बाद 2 लाइन में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें, एक एक करके। ठीक है, अनुराग भदौरिया वो कह रही हैं कि हमने 30 से ज्यादा अस्पताल बनाए उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद। क्राइम पर कंट्रोल हो गया, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तो ये काम तो वो गिना रही है ना। चित्रा जी, मैंने उनसे बोला आप 3 मेडिकल कॉलेज के नाम गिना दो। 3 क्या, ये 1 मेडिकल कॉलेज का नाम नहीं गिना पाएंगे, ये झूठ बोल रही है। मैंने एक सांस में गिना दिया। हमने बोला हमने सैफी मेडिकल कॉलेज बनाया, लखनऊ में हमने यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, जौनपुर में बनाया, आजमगढ़ में बनाया, सीतापुर में बनाया हमने मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में बनाया,
हमने कहा नहीं बनाया, बदायूं में बनाया। आप बताओ आपने क्या बनाया? हमने पीजीआई मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे उसको अपग्रेड किया, लखनऊ का मेडिकल कॉलेज अपग्रेड किया, हमने गोरखपुर में जो एम्स की जमीन लेके दिया और बीआरडी मेडिकल कॉलेज उसको भी अपग्रेड किया। हमने तो यहाँ मेडिकल पे मेडिकल कॉलेज खोले, लखनऊ में इंतजार कर रहे हैं, कॉलेज नहीं खोला, जल्दी से कॉलेज नहीं खोला है। संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, इतना लंबा बोलेंगे तो बाकी मेहमानों का मौका नहीं आएगा। ठीक है, ना यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था में आपने सुधार किया। झूठ बोलना बंद कर दीजिए, टीवी चैनल पे, नेशनल टीवी चैनल पे झूठ बोलना बंद कीजिए। क्या बताइए आप यूनिवर्सिटी में नहीं बता पाएंगी? अरे जौनपुर समाजवादी का है, हरदोई में कुछ नहीं बनाया। हर एक कुर्ते वाले लोग झूठ मत पढ़िए, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, झूठ, सारा झूठ। वीडियो दिखा दीजिए, सब भर दिए। उद्घाटन करेंगे। अरे सब भर दिए, अरे चलता हुआ दिखा दीजिए ना। अरे कोई वीसी का नाम बताऊंगा, वाइस चांसलर कौन है बता दीजिए। अरे वीसी तो होगा कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा। अरे उसको दिखाने से क्या होगा? ये तो फर्जी लिखे घूम रहा हूँ आप इंडिया की मेडिकल कॉलेज बना दिया। हरदोई का मेडिकल कॉलेज का नाम भी पता है आपको? अरे झूठे, हरदोई का मेडिकल कॉलेज का नाम भी पता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के भाषाई मर्यादा का पालन करते हुए डिबेट में आगे बढ़े। आप दोनों की बात खत्म हो गई हो तो अभय दुबे के पास भी मैं जाना चाहूंगी। ठीक है सर, आप लोगों को ना, दोनों ही लोगों को पूरे 80 जो लोकसभा के क्षेत्र हैं और पूरे 75 जिलों का नाम गिना देना चाहिए था। ठीक है ना सर? अब जनता बहुत ज्यादा दिन है नहीं, 6 से 8 महीने। अनुराग भदौरिया 1 सेकेंड, हाँ, और आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे अनुराग भदौरिया? ठीक है सर, शांत हो जाइए, जरा दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए। ठीक है अनुराग भदौरिया प्लीज। अभय दुबे जी, अभय दुबे जी, ठीक है सर, ठीक है, हो गई आपकी बात। फिर तो वो भी गिराएंगे ना कि गोरखपुर में एम्स भी चालू हो गया है। ठीक है सर, ठीक है अनुराग भदौरिया, आपकी बात खत्म कीजिए प्लीज। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सैफी में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गोरखपुर में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है सर, पास तो कॉलेज है जिसमें इलाज ही नहीं हो रहा। हो गई अब आपकी बात अनुराग भदौरिया प्लीज। अभय दुबे जी से आपका रुख करते हुए अनुराग जी की आवाज को थोड़ा कम कीजिए प्लीज। ठीक है ना, इतना आपने काम किया, उसके बावजूद अगर मैं 2014, 17, 19 देख लूं अनुराग भदौरिया, तो समाजवादी पार्टी कहाँ पर खड़ी थी? यानी कि आप काम का जो दावा कर रहे हैं जनता उसको नहीं मान रही है, जनता उसको नहीं मान रही है ना अनुराग भदौरिया। मेन मुद्दे पर रहते हैं ना सर। हमने कैबिनेट फेरबदल पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जिस डिबेट को इस वक्त जिसको लेकर आप अपनी बात आगे कर रहे हैं उस पर मैं आते हुए अभय दुबे जी एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि 2017 का आपका साथ पसंद नहीं आया, 30 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और यहां पर अगर मैं जातिगत आंकड़ा जो देख रही हूं उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से साधने की कोशिश कर रही है, देखिए यूपी विधानसभा के आरक्षित 84 में से 2017 में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी। 2019 की लोकसभा में आरक्षित 17 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी। 2017 में यूपी में 58 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के जीते, जिसमें से दिनेश शर्मा समेत 9 ब्राह्मण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बनाए गए। सर वो तो सभी को साथ में लेकर, यानी कि जो अपर कास्ट है और जो दबी हुई जातियां हैं सभी को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला तो उनको उनके हक में काम कर सकता है ना 2022 में। आप लोग कहाँ हैं अभय दुबे जी? कांग्रेस पार्टी उस तरह से सक्रिय क्यों नहीं नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में? 30 सालों से जैसे गायब है, अभी भी वही सन्नाटा छाया हुआ है। चलिए अब आपने बोल लिया, पर मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा देश देखता है आपका शो, आप बहुत मूर्धन्य पत्रकार हैं, इस तरह की व्यक्तिगत छीटाकशी से बचना चाहिए। सर व्यक्तिगत छीटाकशी नहीं, मैंने तो आंकड़े रखे हैं आपके सामने सर, आंकड़ों में व्यक्तिगत छीटाकशी कहां पर आएगी अभय दुबे जी? चित्रा जी प्लीज, मैं आपके संदर्भित विषय पर नहीं बोल रहा हूँ, दोनों प्रवक्ता के लिए बोल रहा हूँ। मैं अभी कौशल किशोर जी को पढ़ रहा था आज तक से, जो नए नियुक्त मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं आप जानती है? वो कह रहे हैं यूपी में अपराधी भैंसों पे, ये आज तक की स्टोरी है, यूपी में अपराधी भैंसों पे पुलिस कर रही वसूली, सीएम योगी नहीं करते कभी कार्रवाई। अब मैं बड़ा खुलासा करता हूँ, देखिए हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में। योगी जी की सरकार में 378 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ, सिर्फ 52 लाख टन खरीदा। 4 साल में योगी जी ने 10 रुपए गन्ना का स्टेट एडवाइस प्राइस बढ़ाया, सिर्फ 10 रुपए। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की मोदी जी ने रिपोर्ट जारी करी उत्तर प्रदेश की, वो तो योगी जी कम से कम पढ़ लीजिए क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का। पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की सबसे कम उत्तर प्रदेश में, ड्रॉप आउट रेट स्कूल की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना में सबसे कम, बेरोजगारी सबसे अधिक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट,
हेल्थ के इंडिकेटर्स उठाकर देख लीजिए विजय, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। तो उत्तर प्रदेश की दुर्गति आपने ऐसी कर दी जिसके परिणाम आपको अभी भोगने पड़े। जो लिटमस टेस्ट हुआ था पंचायत के चुनाव का, आप गोरखपुर से आते, गोरखपुर में पंचायत चुनाव में पूरे साफ, प्रधानमंत्री जी वाराणसी से आते, वाराणसी में पूरे साफ, लखनऊ में आते राजनाथ सिंह जी, वहां पर भी साफ। अब सत्ता के दम पर आपने पद हथिया लिए, लेकिन माँ गंगा की सौगंध आपने खाई थी। माँ गंगा के आंचल में शत विक्षत उसके नौजवानों के शव तैरते रहे प्रधानमंत्री जी। वाराणसी में वैक्सीनेशन सेंटर 60 में से 42 बंद पड़े थे, आज तक ने स्टोरी दिखाई। जरा भी शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को। मैं तो आग्रह करता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ, 7 मंत्री अगर उत्तर प्रदेश से है तो सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने तक वो सीमित नहीं रहे। उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए, देश की चलिए ठीक है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। नुपुर आप जवाब दीजिएगा। यूपी के वास्ते मंत्रिमंडल के रास्ते, इस बात को जरा समझिए, मंडल की राजनीति करती हुई यानी कि पिछड़ों की राजनीति करती हुई एक बार फिर से बीजेपी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से क्योंकि 40 से 42% जो बहुत बड़ी तादाद है उसको लुभाने की कोशिश, उसमें गैर यादव वोटरों को हटा दे तो बाकी के वोटरों को अपने पक्ष में करने की कवायद के तहत 3 ओबीसी चेहरों पर दांव लगाया है इस बार के मंत्रिमंडल में, और साथ ही 3 SC ST चेहरे को भी मौका दिया गया है। इसी के जरिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि इस जाति शक्ति संतुलन के जरिए क्या 2022 का चुनाव बीजेपी जीत पाएगी और बाकी पार्टियां उसकी सेंधमारी में कितनी कामयाब रहेंगी? एक बार फिर से नुपुर शर्मा जी, चूंकि विपक्ष की ओर से लगातार सवाल पूछे गए, उस पर आप जवाब दीजिए। ये तो महत्वपूर्ण है ना, देखिए कामकाज आप गिनाइएगा, तमाम दूसरी चीजें हैं, लेकिन कोरोना का जो बीता दौर गुजरा है या बहुत सारे सवाल सरकार के कामकाज को लेकर उठे हैं, और कौशल किशोर जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने खुद योगी की यूपी सरकार को लेकर कई बार सवाल पूछे थे, तो उस पर तो जवाब देना ही पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, सबसे साफ सी बात तो ये है, जो ये सवाल उठा रहे हैं, अगर आपने गरिबान में झांक के देखते तो उनको दिखाई देता है कि देश की 1/3 मृत्यु और सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र से आई है। आज टीकों के ऊपर सवाल तो उसके उठा दिए, आज ही के आंकड़े बता दूं तो सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा टीकाकरण करने के लिए उत्तर प्रदेश है, 3,58,00,000, मतलब महाराष्ट्र से भी आके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। हाँ, पंजाब में आप वो मुफ्त के टीके बेचते रहे प्राइवेट उद्योगपतियों को, और महाराष्ट्र में आप वो मुफ्त के टीके गाड़ते रहे, लोगों को नहीं लगाए, गाड़ते रहे, बर्बाद करते गए, फेंकते गए। उसका जवाब दीजिएगा। आपने किसानों के ऊपर सवाल उठाए थे, जरा मैं अब आपके कुछ आंकड़े सही कर दूं। सबसे पहले तो इन 4 वर्ष में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का भुगतान कर चुकी है ये सरकार। आप ये लगा लीजिए, 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ का ऋण माफ कर चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.5 करोड़ किसानों के खातों में 27,134 करोड़ पैसा पहुंचा चुकी है मोदी जी की सरकार। MSP के भुगतान के तहत 60,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, आपके पास आंकड़े नहीं है। सच्चाई आपकी ये है कि आपका खुद का वजूद नहीं है। रहे हंसने से कुछ नहीं होगा, ऐसी हंसी में आपको टाल देगी उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन अनुराग भटौरिया जी, अभी हाल ही में जो वहाँ पे पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं, आपका कैसा व्हाइट वॉश हुआ है, टोटी बंद कर दी गई है, टोटी आपकी सील कर दी गई है। आप अपना हाथ बताइए। पहले अभय दुबे से मैं जवाब लेंगे, 9 जुलाई को प्रधानमंत्री 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। आपके पास इसका जवाब नहीं है, और ये हो रहा है प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम। नहीं, मैं कोई झूठी बोल रही, आपको झूठे हैं, आपकी पिटाई झूठी, आप पहले उसमें देखिए। आपके पास जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम 9 जुलाई के लगे हुए हैं। आपने कितना कॉलेज खोले, आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, अनुराग भटौरिया, इसका आप जवाब आप दीजिएगा। लेकिन अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए। देखिए, कोरोना काल में आपके भी तो राज्य वैसे ही रहे ना अभय दुबे जी, ऐसा तो कोई रोल मॉडल, कोई भी एक ऐसा स्टेट सेट करने में कामयाब नहीं हुआ जो बता पाए कि देखिए हमने सबसे बेहतर काम किया और हमारे वहां किसी की जान नहीं गई। तो स्थिति हर जगह कमोबेश एक जैसी रही है। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, इस राष्ट्रीय चैनल पर कोई भी प्रदेश की सरकार गन्ना प्रोक्योर नहीं करती। गन्ने का भुगतान मिल के द्वारा किया जाता है, सिर्फ राज्य सरकार कोऑर्डिनेट करती है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही है तो ये सफेद झूठ बोल रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक बलात्कार हो रहा है, 162 महिलाएं रोज अपराधियों का शिकार हो रही है। सोनभद्र का नरसंहार भूल गए क्या? उन्नाव का और हाथरस का कांड भूल गए क्या? कितनी शर्मनाक बात है। और तिल कर लोग ऑक्सीजन की कमी से, प्रधानमंत्री जी की नाकामी की वजह से मरे। सरप्लस ऑक्सीजन थी, फिर भी आपने एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया। उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना में
कितने वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए, कितनी शर्मनाक बात करती है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तब भी कल सिर्फ 35 लाख वैक्सीन लगे। आपने 2 महीने के अंतराल में जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है और जो प्रेस रिलीज दी है उसमें 81 करोड़ टीके हिंदुस्तान में कम कर दिए। आपने समय रहते रेमडेसिविर की व्यवस्था नहीं की। आप किस मुंह से बात करती है? उत्तर प्रदेश का हाल खुद उत्तर प्रदेश के विधायकों की जुबानी सुनिए। वो धरने पर बैठे थे योगी जी की नाकामी के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में आप हार की कगार पर खड़े। तो अभय दुबे जी, फिर तो बीजेपी ये कह सकती है ना कि देखिए हमारी पार्टी के भीतर से मुखालफत की जो आवाजें आती हैं हम उसको भी मजबूत करने का काम करते हैं। मतलब अगर कौशल किशोर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं उनको मंत्री बनाकर, यानी कि पार्टी में कितना लोकतंत्र है ये मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ही कर रही है ना अभय दुबे जी। देखिए योगी और मोदी जी के बीच जो भयंकर दरार पड़ गई है, तो मोदी जी ने जितने योगी जी के खिलाफ लोग हैं उनको नियुक्त किया है। इन्होंने कैसे पर्दा डाला? इन्होंने इनके राज्य में गुजरात में दैनिक भास्कर ने सर्वे किया कि 71 दिन में उत्तर प्रदेश पर गुजरात की सरकार ने सिर्फ 4,000 टैक्स बताइए। मध्य प्रदेश में 1,90,000 लोग लगे जिन मौतों का आंकड़ा इन्होंने छुपाया। जो सवाल आपने खड़े किए हैं अभय दुबे जी, एक बार नुपुर से उसका जवाब ले लेती हूँ। विशाल जी, दोनों लोग बोलेंगे, आवाज समझ में नहीं आ पाएगी। नुपुर जी, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और आपस में जो गुटबाजी चल रही है उसको लेकर। मैं आ रही हूँ विशाल जी। अपनी गुटबाजी पहले देख लें किस तरीके से इनके कहीं पे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और वहां के स्वास्थ्य मंत्री में भिड़ंत चल रही है, कहीं पे इनके मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों के ऊपर सेडिशन के चार्ज कर केसेस लगा देते हैं राजस्थान के अंदर। और सिद्धू और कैप्टन, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, मुझे बोलने दीजिए चित्रा जी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। प्लीज चित्रा जी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है। अभय दुबे जी प्लीज, दोनों लोग बोलेंगे साथ में तो आवाज भी समझ में नहीं आएगी। एक बार आपने जो सवाल पूछे हैं अभय जी उसका जवाब ले लेते हैं। बोले नुपुर। पंजाब में किस तरीके से सिद्धू जी से पहले मिल लेते हैं बेचारे कैप्टन अमरिंदर सिंह, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, पहले आप उसका जवाब दीजिएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं तो जो 21 शुगर मिल ऐसे थ्रो अवे प्राइसेस में बेच दी गई थी, कौड़ियों के भाव में बेच दी गई थी, उसके ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं 7 लाख करोड़ गन्ना किसानों को भुगतान दिया है जो एक प्रदेश के एनुअल बजट से भी ज्यादा है। और अगर आपको ना पता हो तो पिपराइच और पंडरबन के अंदर नए शुगर मिल खोली है सरकार ने। आप बनाते रहिए लेकिन इस चीज का जवाब दीजिएगा। राजस्थान के अंदर एनसीआरबी के हिसाब से सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ। राजस्थान के अंदर अभी आज पता चला एक बीएससी के छात्र ने 10 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म किया। अजमेर जयपुर के हाईवे में एक बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ और भीलवाड़ा में दुष्कर्म हुआ। अरे भवरी देवी वाली पार्टी, भवरी देवी वाले केस वाली पार्टी बरगोलापन और यहाँ पे उपदेश न दे। पहले आप बताइए एनसीआरबी के हिसाब से महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न, महिलाओं का सबसे बलात्कार राजस्थान नंबर 1 पे है। राजस्थान नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा रेप केस राजस्थान में जाते। लेकिन राहुल गांधी राजस्थान की घास पे नहीं लेटते। राहुल गांधी सिर्फ हाथरस के रास्ते में घास पे लेटते हैं, राजस्थान की घास पे नहीं लेटते। राजस्थान में बस लड़कियां नहीं बताते हैं। आप बताते अफेयर था, नाबालिग लड़की का प्रेम संबंध था, इससे आपके मुख्यमंत्री लड़की का चरित्र अलग करते हैं, उसको शर्म नहीं आती। घास नहीं मिली लेटने को, घास नहीं मिली लेटने को राजस्थान में थोड़ी रेत तक नहीं मिली। और वही रेत की तरह आपकी कुर्सी पे फिसल जाएगी। उसी राजस्थान की प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें, दोनों की आवाज समझ में नहीं आएगी। और प्लीज अपने मेहमानों से गुजारिश है जब भी हम महिलाओं की बात करें या उनके संदर्भ में जिस भी चीज का जिक्र करें, सभी से गुजारिश है प्लीज कम से कम उस संवेदनशीलता का परिचय दीजिए। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं ना वापस, जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, एक बार फिर से उसी मुद्दे पर आते हुए और तमाम आंकड़े भी लगातार हम चला रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी लगातार मजबूत होती हुई चली गई और तमाम पार्टियां उसके सामने फिसलती साबित हुई। मैं आ रही हूँ विशाल जी। अनुराग भदौरिया, देखिए आप उनके ऊपर धर्म की और बाकी राजनीति की आरोप आप लगाते रहिएगा, लेकिन खुद समाजवादी पार्टी क्या करती रही है उत्तर प्रदेश में? और आज जब पिछड़ों की आपकी पार्टी जो राजनीति करती है उसमें बीजेपी अगर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, फिर आप लोग को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक छटक कर उनके पाले में चला जाए। इस वजह से पहली बात तो आपको मैं जो बीजेपी कह रही है। नहीं, पहले तो एक बात से आपकी सहमत नहीं हूँ कि हम हमेशा से विकास की राजनीति करते हैं। ये जाति धर्म की राजनीति बीजेपी को मुबारक। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी चिल्ला रही थी, तेज किसानों की बात कर रही थी। इनसे पूछो
जिन किसानों की आप बात करें 700 किसानों की तो धरने में देते देते उनकी मौत हो गई, तो क्या जिम्मेदार सरकार नहीं लेगी? इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी? किसान मरता रहे, यहाँ धरना प्रदर्शन करता रहे और आप इसकी जिम्मेदारी से भागते हो। दूसरे पंचायती चुनाव की आप बात कर रहे हो, पंचायती चुनाव जहाँ पे आप तांडव कर रहे हो, आज वहाँ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, 15 जिले में बम गोलियां चल रही हैं, गोलियां बम चल रहा है। ये आपकी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर में हाथ से पर्चे छीन के भाग जा रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रहती है, पुलिस नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, लोग पीट रहे हैं, वहां पे पत्रकारों को पीट रहे हैं, पत्रकारों को चोट लगी है। माने क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? पत्रकार दिखाना चाहे तो उसको पीट दो, समाजवादी पार्टी नॉमिनेशन करने जाए तो उसके हाथ से पर्चे खींच लो, गोली बम चला जाओ, पिस्टल लगी हुई है, एक व्यक्ति के पिस्टल लगी हुई है, पिस्टल लगाए हाथ से पर्चे खींच रहा है और पुलिस उसका कुछ नहीं कर रही है। अरे उसको तो एनएसए बंद करना चाहिए, आप एनएसए में क्यों नहीं बंद किया उसको आपने? इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश से आ रही है, जरा देख लीजिए वीडियो किस तरह के। ऐसा लग रहा है जैसे तालिबानी संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, आप सरकार चला रहे हैं कि वह तालिबानी माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की थी, आप कहते थे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे नहीं कहते थे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में जो अपराध है, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, अपराधी उत्तर प्रदेश के अंदर है और सबसे ज्यादा गोरखपुर में घुस गए अपराधी। इसका मतलब आपने उत्तर प्रदेश को लेकिन नुपुर शर्मा, आज की जो तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आई है वो सच्चाई तो है ही ना? ठीक है, हो गया। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, आज की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो परेशानी पैदा ही कर रही हैं। देखिए कमाल है, जिन्होंने टोटी तक चुरा ली, जिन्होंने कोयले की खानों में बड़े बड़े स्कैम कर लिए, लड़कियां जहाँ पे लड़कियों का प्लीज एक एक करके। अनुराग एक सेकंड, आपने बहुत बोला है तो उनकी बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है अनुराग जी प्लीज अनुराग भदौरिया उनकी बात सुन लीजिए। आपने अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि आरोप लगाकर गोली बारूद की आपने बात कही, मैंने वो सवाल पूछा आपसे, पता नहीं कहाँ जाती है, कफन चोर मेन मुद्दे पर। ठीक है अनुराग जी, ठीक है नुपुर जी। टोटी चोर और पर्चे चोरी की बात कर रहे हैं, कमाल की बात है। टोटी चोर और पर्चे चोरी की बातें कर रहे हैं। अरे अनुराग जी मुझे एक बात बताइएगा, जब आपने गोली और बारूद चलाया था हमारे साधु संतों के कितना कठोर होता है कि जो व्यक्ति की मौत हो गई है उसको ऊपर से कफन चोरी करके भाग जाएगी। ये सब बड़बड़ा रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस की तरफ, तब आप कहाँ सो रहे थे? आपने निर्दोष साधु संतों के ऊपर आपने गोली बारूद बरसाया, उनको जान से मारा, तब आपका ये दिल कहा गया, तब आपका दिल नहीं पसीजा। आज आपको बड़ा दर्द हो रहा है। दूसरी बात, अगर सरकार आपके गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो सही कर रही है, गैंगस्टर एक्ट के तहत एक एक करके हम अपनी बात रखते तो शायद दर्शकों को ज्यादा समझ में आता। प्लीज आप लोगों को खुद इन तमाम बातों का ध्यान में रखना होगा। फिलहाल वक्त की कमी है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। विशाल मिश्रा जी माफी चाहूंगी, मैं आपके पास नहीं आ पाई थी, लेकिन कुल मिलाकर अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए उत्तर प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा की वहां पर सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटें हैं। इसी वजह से वहां की लड़ाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही थी। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि आज जिस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के जरिए बीजेपी 2022 को साधना चाहती है, क्या वो उसमें कामयाब होगी? जिस तरह से मंत्रिमंडल में कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है, देखना महत्वपूर्ण होगा। दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या मोदी मंत्रिमंडल में मंडल दांव से यूपी चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 64% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 36% ने नहीं में जवाब दिया है। 64% एक बड़ी तादाद है। फिलहाल 2022 की राजनीति में क्या होता है इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर, लेकिन यकीन मानिए यूपी की राजनीति इस बार बेहद दिलचस्प होने जा रही है और उतने ही दिलचस्प हैं वहां के चुनाव भी। इस पर रहेगी आज तक की नजर।